हाय दोस्तों। तो आज हम राजस्व प्रशासन और न्याय प्रशासन को देखेंगे। इन दोनों के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। तो राजस्व प्रशासन, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भू राजस्व था वो आय का प्रमुख स्रोत हुआ करता था। तो जो भू राजस्व उगाहने की जो पद्धति थी वो कौन कौन सी थी उस टाइम पे, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस आज हम जमींदारी प्रथा और रैयतवाड़ी प्रथा के बारे में जानकारी लेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो जमींदारी प्रथा थी वो जमींदार एक रूप से बिचौलिए का काम करते थे। ये क्या करते थे कि नीचे से राजस्व को इकट्ठा करके ऊपर केंद्र तक पहुंचाते थे। तो बीच में ये लोग काफ़ी हद तक मतलब जनता का उत्पीड़न भी करते थे, जनता का शोषण भी करते थे। तो जो रैयतवाड़ी प्रथा थी, इसमें क्या था, जो राज्य था और जो किसान थे उनके बीच सभी प्रकार के बिचौलियों को खत्म कर दिया गया। मतलब जो राज्य थे वो किसान वो डायरेक्ट आपस में बात करने लगे। रैयत का मतलब होता है किसान, अब ध्यान रखिएगा कि रैयत का मतलब होता है किसान। तो राज्य तथा किसान के बीच सभी प्रकार के बिचौलिए समाप्त कर दिए गए। यद्यपि खेत जोतने वाले ही एक निश्चित वार्षिक लगान अदा करते थे, उनके पास स्वामित्व के अधिकार नहीं होते थे। यानी कि रैयतवाड़ी प्रथा में भी रैयत के पास जो भूमि होती थी उसका स्वामित्व का अधिकार प्राप्त नहीं था। जो स्वामित्व के सारे अधिकार थे वो राज्य में निहित हुआ करते थे। और जैसा कि जमींदारी प्रथा में है, उसमें भी जो जमींदार लोग होते थे उनके पास भी मतलब स्वामित्व का अधिकार नहीं होता था। उनका बस काम इतना होता था कि वो इकट्ठा करते थे। हाँ, वो ये था कि वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए या जब तक के लिए वो जमींदार नियुक्त होते थे तब तक उसका पूरा फायदा उठाते थे। अब हम भूमि पट्टेदारी के बारे में देखते हैं। यानी कि जो भूमि थी वो पट्टे पे दी जाती थी या किराए पे दी जाती थी, तो वो किस टाइप की थी। तो यहाँ पे हम दो टाइप के ये देखेंगे कि एक तो स्वामित्व विहीन होती थी, यानी कि जो किसान पट्टे पे भूमि लेता था वो उसको कुछ शर्तों के साथ में ज़मीन को जोतता था, और धन या अनाज जो भी होता था उसको उसके रूप में वो जाके फिर राजस्व को अदा कर देता था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो किसान होते थे जो बेदखल भी किए जा सकते थे, ठीक है, और इनके पास कोई अधिकार नहीं होता था उस टाइम पे। लेकिन एक प्रक्रिया चली आ रही थी कि मतलब अगर वो किराया अदा नहीं कर पाते हैं तो भी उनको हटाया नहीं जाता था। कई बार फसल खराब हो जाती थी या जो भी होता था तो उनको अगली बार के लिए एक रियायत मिल जाती थी। जो दूसरा वर्ग है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ग है, वो था एक मिश्रित वर्ग, या इसको श्रेष्ठ स्वामित्व वर्ग बोलेंगे, जो पट्टेदारी पे लेते थे। ये लोग क्या होते थे कि उस एरिया के पुराने मुखिया होते थे, अभिजात वर्ग होते थे या मुख्य सेनापति होते थे। इन्हें मध्यस्थों या विन्यासियों के प्रतिनिधि या वंशज होते थे। इन सानुगत अधिकारी तथा महत्वपूर्ण स्थानीय लोग भी शामिल थे इसमें, जो राज्य को एक निश्चित भेंट या राजस्व अदा करने के पश्चात उत्पादन के सरकारी हिस्से के अस्थायी या अस्थायी मालिक बन जाते थे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो मिश्रित वर्ग था ये क्या करता था कि कुछ हिस्सा राजस्व को जमा कर देता था और बाकी उसके कुछ हिस्से जो होते थे उसको ही अपने पास रख लेते थे और एक तरीके से अस्थायी या अस्थायी मालिक बन जाते थे। मतलब कि ये लोग साधारणतया जो है सरकारी भाग का 10वां भाग लेते थे तथा भूमि सुधार, शांति व्यवस्था तथा न्याय प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार होते थे। जो अधिन्यायियों का समाज के सामंतवादी ढांचे का गठन होता है। तो जो ये वर्ग था, जो ये अधिन्यायियों थे, ये जो हमने पढ़ा कि जो कुलीन वर्ग थे या मिश्रित वर्ग थे, श्रेष्ठ स्वामित्व थे, या तो ये सारे लोग ही सामंतवादी ढांचे का गठन करते हैं। ये लोग क्या करते थे, अपनी भूमि दूसरों से जुतवाते थे, और भू राजस्व कृषि की व्यवस्था जो ये थी किसानों के लिए बहुत उत्पीड़नकारी थी। मतलब ये एक स्वामित्व हो जाते थे, उसके पास एक किसानों से उस भूमि को जुतवाते थे, और ऐसा भी माना जाता है कि बहुत ही उत्पीड़नकारी व्यवस्था थी जो सामंतवादी व्यवस्था थी। अब आगे देखते हैं कि चूंकि राज्य की अधिकांश आय भू राजस्व से ही प्राप्त होती थी, इसलिए इसे वसूल करने की जो मशीनरी थी वो बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। इसमें छोटे बड़े कर्मचारियों की अनेक श्रेणियां थी। जैसा कि राजस्व वसूली करने के लिए नौकरशाह अधिकारियों के अतिरिक्त अनेकानेक बिचौलिए होते थे। इसके कारण क्या होता था, जो इतनी लंबी सीरीज हो जाती थी, इससे क्या होता था कि जो किसान वर्ग का था वो बहुत ज़्यादा शोषण हो जाता था, उन्हें बहुत ज़्यादा सताया जाता था। वे नोच खसोट किए जाने के कारण बुरी तरह त्रस्त थे, पर उन्हें केवल यह लाभ था कि उन्हें एक हद तक इस बात की सुरक्षा थी कि भुगतान न करने पर भी उन्हें जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता था। मतलब ये उनको ऐसा लगता था कि हम बेदखल नहीं किए जाएंगे। तो आइए मुगल काल में हम ये देखेंगे कुछ प्रमुख राजस्व सुधार भी किए गए। जब अकबर के शासनकाल में जब टोडरमल को दीवाने अशरफ नियुक्त किया गया था तब कुछ प्रमुख सुधार हुए थे। टोडरमल ने राजस्व वसूल करने की एक मानक प्रणाली स्थापित की, जिसकी मुख्य विशेषता भूमि की पैदाइश तथा सर्वेक्षण, भूमि का वर्गीकरण,
तथा दरों का निर्धारण करना था। इसलिए राजस्व व्यवस्था की कुल मिलाकर सफलता या विफलता राजा और केंद्रीय प्रशासन के स्तर और स्वरूप पर निर्भर होती थी। अकबर को यह श्रेय प्राप्त है कि उसने अपनी भूमि राजस्व व्यवस्था को वैज्ञानिक ढंग से संगठित किया। तो आइए अब हम देखते हैं कि भू राजस्व वसूली के जो ढंग थे वो क्या थे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो साम्राज्य था वो सूबों में विभक्त था, सूबे या प्रांत में। जो सूबे या प्रांत थे वो सरकार या जिलों में डिवाइड थे, जो सरकार थे वो परगनों में डिवाइड थे, परगना चक्रों में डिवाइड थे। तो हमने ये देखा कि मतलब ये कि सीक्वेंस है, इसको बहुत ज़्यादा समझना जरूरी है। सबसे ऊपर था साम्राज्य, फिर सूबे या प्रांत, फिर सरकार या जिला, उसके बाद परगना, उसके बाद चक्र। तो आइए अब 2 पॉइंट और देख लेते हैं। जो अमल गुजार होता था वो जिले का मुख्य राजस्व समाहर्ता था, यानी कि जो अमल गुजार है वो जिले का राजस्व अधिकारी होता था, और जो फौजदार है वो सैनिक अधिकारी होता था। न्याय प्रशासन, मुगल काल के दौरान न्याय प्रशासन कैसा था। तो जो दीवानी या सिविल न्याय प्रशासन था उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुगल राज्य जो था वो मुसलमान राज्य था, जिसके कारण जो कुरान थे उसके नियमों पर आधारित इनकी न्याय प्रशासन थी। इसके लिए एक मुख्य काजी हुआ करता था, उसके अधीनस्थ एक अधीनस्थ काजी होता था। ये दोनों जो हैं, ये दीवानी तथा फौजदारी मामले दोनों देखते थे, और जो इनका नियम था वो कुरान के अनुसार होता था। अगर कहीं पे मामला फंसता था या किसी दो संप्रदायों या दो जातियों के अधिकारी होता था जो कि धर्मनिरपेक्ष अधिकारी होता था, ये उसके बाद उस पर फैसला करता था। अगर इन किसी से भी अगर बात नहीं बन पाती थी तो जो सबसे सर्वोच्च न्यायालय होता था वो बादशाह होता था। उस टाइम का जो राजा या बादशाह था वो मूलतः था अपील क्षेत्र का सर्वोच्च न्यायालय होता था। तो चलिए अब हम देखते हैं फौजदारी या क्रिमिनल न्याय प्रशासन। तो फौजदारी न्याय के लिए मुसलमान तथा गैर मुसलमान दोनों के लिए कुरान मार्गदर्शन करता था। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि चूंकि मुगल काल एक मुसलमान राज्य था, तो जो कुरान था वो इनकी सबसे मुख्य किताब थी, ग्रंथ थी, या जो समझना समझे, यही कुरान ही मार्गदर्शन करती थी। तो देखते हैं कि मुस्लिम कानून के अनुसार जो जुर्म है वो 3 प्रकार के होते थे। पहला जुर्म होता था जो ईश्वर के प्रति किया जाता था, दूसरा जुर्म था जो राजा के प्रति किया गया था, और तीसरा जुर्म था किसी समान व्यक्ति के प्रति किया गया, जिसको हम व्यक्तिगत अपराध भी बोल सकते हैं। और इन जुर्मों की सजा देने के लिए भी 3 प्रकार के सजाएं थी। इन जुर्मों की सजाएं देने के लिए 3 प्रकार की सजाएं थी। पहली सजा थी जिसको हुदा बोलते थे, यानी कि जो कुरान द्वारा निर्धारित की गई सजाएं होती थी, जिनमें कोड़े मारने तथा मौत की सजा आदि दी जाती थी। दूसरा था किजास या प्रतिकार, जो कि मनुष्य के अधिकार के रूप में होती थी। और तीसरी सजा थी ताजीर, या इसको बोले कि जो जज होते थे उस टाइम के, उनके द्वारा दी गई सजा होती थी, जिसको ताजीर बोलते थे, जिसकी कानून के अंतर्गत परिभाषा नहीं दी गई है। ठीक है, इसके अंतर्गत तिरस्कार, जन समुदाय के सामने बेइज्जती, देश निकाला, कोड़े मारना आदि आता था। न्याय के दृष्टिकोण से ये सजाएं बहुत सख्त होती थी। कोड़े मारकर जान लेना बहुत आम था। राज्य के विरुद्ध विश्वासघात या षड्यंत्र करने के अपराध में जीवित लोगों की खाल उतार ली जाती थी। सबसे बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि किसी गैर मुस्लिम की गवाही पर किसी मुस्लिम को दंडित नहीं किया जा सकता था, पर गैर मुस्लिम को मुस्लिम या किसी अन्य की गवाही पर फौरन सजा मिल जाती थी। तो आइए अब हम इससे रिलेटेड आज खत्म किया है रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो इस सवाल से पहला क्वेश्चन बनता है कि मनसबदारी व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। दोस्तों हमने इसको पढ़ा है, आप इसमें और भी कुछ ज़्यादा लिख सकते हैं। जैसे कि आप अकबर के शासनकाल के टाइम पे जो मनसबदारी व्यवस्था की जो शुरुआत की गई थी, उसमें जो मनसब ओहदे होते थे वो किस प्रकार होते थे, इसमें जात या सैनिकों की संख्या, सवार की संख्या के आधार पर जो डिजिट बनाए जाते थे उसको भी समाहित करना है। आप लोग इन सब क्वेश्चंस का उत्तर बनाइएगा, और उसके बाद हम अगले क्वेश्चन में सब में ये डिस्कस कर लेंगे कि सारे क्वेश्चंस के अंदर कौन कौन सी मुख्य बातें होनी चाहिए। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है मुगल प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। जैसा कि हमने मुगल प्रशासन की विशेषताओं में डिस्कस किया था कि राजा की क्या भूमिका थी, नौकरशाही कैसी थी, सेना कैसी, पुलिस कैसी थी। तो ये चारों चीज़ें इस टॉपिक इसमें ख़त्म करना है मुगल प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं में। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय स्तर के प्रमुख अधिकारियों के बारे में बताइए। तो इसमें जैसा हमने पहले डिस्कस किया है, इसके लिए हमें वकील, वजीर, दीवाने आला, दीवाने तान, दीवाने खालसा, मुस्तौफ़ी, वाकिया नवीस, खान खासामा, मीर बख्शी, सदर सुदूर, इन सारी सबका एक साथ इनको सबको लेके और सबके बारे में किसके क्या क्या काम थे इन सबके बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए हमारा चौथा क्वेश्चन होगा प्रांत तथा जिला स्तर के प्रमुख अधिकारियों की सूची बनाइए। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, प्रांत जिला जो सूबे होते हैं उसके सूबेदार या गवर्नर होता है। इसके बाद जिला स्तर पे फौजदार, अमल गुजार, सद्र, काजी, तो ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि जमींदारी, महलवारी तथा रैयतवाड़ी व्यवस्थाओं में क्या अंतर है। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जमींदारी, महलवारी और रैयतवाड़ी व्यवस्थाओं में क्या अंतर है। हमने आज जो जिसमें डिस्कस किया है उसमें जमींदारी और रैयतवाड़ी के डिस्कस किया है, महलवाड़ी का हमने डिस्कस नहीं किया है। हम इस टॉपिक पे एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें तीनों का डिफरेंस देखेंगे। वैसे आप लोग इसको बनाइए जो कुछ भी होता है, बाकी हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला क्वेश्चन है अधीन न्यायसी कौन थे। तो हमने आज ही डिस्कस किया था, जो अधीन न्यायसी थे वो एक कुलीन वर्ग के होते थे, जो गांव के मुखिया, सैनिक या जो कुछ भी होते थे, जिनके पास एक भूमि का स्वामित्व हो जाता था, जो मजदूरों से ज़बरदस्ती खेती करवाते थे। यानी कि जो अधीन न्यायसी थे, ये सामंतवादी जो ढांचा था इसके आधारभूत रखने वाले यही थे। हमने आज ही डिस्कस किया है, आज आप इसको अपनी भाषा में लिखिए और हम इसको, अगर कोई परेशानी होगी तो इसको भी आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि न्यायिक प्रशासन के लिए स्थापित कचहरियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल न्यायपालिका के विशिष्ट लक्षणों की व्याख्या कीजिए। जैसा कि हम आप सबको बता रहे हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप क्या क्या चीज़ों को कवर करेंगे। तो जैसे कि न्यायिक प्रशासन के लिए स्थापित कचहरियों में, इसमें आपको मुख्य तथा अधीनस्थ काजी के बारे में लिखना है, मीर अदल के बारे में लिखना है। और जो इसके अगला क्वेश्चन है जो मुगल न्यायपालिका के विशिष्ट लक्षण है, इसमें लिखना है कि जो मुगल काल में न्याय थे वो कुरान के नियमों पर आधारित था। जुर्मों की 3 श्रेणियां होती थी, सजा की 3 श्रेणियां प्रकृति कौन सी होती थी, मुस्लिमों और गैर मुस्लिमों के बीच में कैसे कैसे भेदभाव थे, प्रबंधक जो थे उनका सत्ता पर प्रभुत्व था। तो ये सारी चीज़ें हमें कवर करनी है, तब हमारा पूरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो ख़त्म करते हैं और हमारा अगला वीडियो होगा ब्रिटिश। हम देखेंगे कि ब्रिटिश शासन ने कैसे कुछ जो आपराधिक मामले थे या जो आपराधिक प्रशासन थे, जो मुगलों के टाइम पे जो गैर मुस्लिम या फिर उनके साथ जो उत्पीड़न हो रहे थे, इन्होंने कैसे कुछ सुधारने की कोशिश की।